बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबर है कि इमरान खान साहब के साहबजादे पाकिस्तान नहीं आ रहे। वो अमेरिका से डायरेक्ट लंदन अब पहुंच चुके हैं और सुना है कि पाकिस्तान आने का उनका कोई इरादा नहीं है। शायद उन्हें कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अंदरूनी सियासत से ख़तरात लाहक हैं। क्या मामला बनेगा, जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम में। और साजिद तारड़ साहब की तरफ चलेंगे अमेरिका और उनसे पूछेंगे कि इसाक डार साहब का दौरा क्या सिग्निफिकेंस थी, कितना कामयाब रहा, मार्को रूबियो का ट्वीट और उनसे मुलाकात, क्या उसका आउटकम निकला और कासिम और सुलेमान अमेरिका में करते क्या रहे। प्रोग्राम के पहले से मेरे साथ मौजूद अली बुखारी साहब सर आपका बहुत शुक्रिया। साथ साथ में ज्वाइन किया राजा कमरुल इस्लाम साहब मुस्लिम लीग नून से। राय साहब आपका भी शुक्रिया। राय साहब, खबरें ये हैं कि कासिम और सुलेमान अमेरिका से पहुँच गए अब लंदन और शायद पाकिस्तान ना आए, तो आप लोग इत्मीनान में अब आ गए हैं। हुकूमत बड़ी परेशान थी, बयान दे रही थी कि जी कोई गैर मुल्की शहरी तहरीक नहीं चला सकता, कोई ऐसे नहीं कर सकता, वैसे नहीं कर सकता, साहबजादों से मुलाकात हम तो करवाते हैं। यानी कि आप लोगों की तरफ से ओवर रिएक्शन कुछ नज़र आ रहा था। हालांकि अभी तक कोई उनके आने का प्लान ऐसा नहीं है कि टिकट हो गया हो या जमामा ने ट्वीट कर दिया हो कि जी वो आ रहे हैं। तो इतनी परेशानी थी, अब कुछ परेशानी में कमी हुई है कि जब अमेरिका से पाकिस्तान आने के बजाय वो लंदन में स्टॉप किया और शायद ना भी आए। देखिए, परेशानी में कोई कमी नहीं आई, इसलिए कि कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। होता असल में यह है कि जिसको मिसकंस्ट्रू किया जाता है कि अक्सर इस किस्म के सवालात जब किसी भी स्पोक्स पर्सन से या किसी से किए जाते हैं कि जी वो तहरीक चलाएंगे तो क्या होगा, तो ये बेसिकली ये जिन जवाबात का या जिन बातों का आपने जिक्र किया, ये उस कॉन्टीन्यूटी और उस कॉन्टेक्स्ट में जब इस किस्म का सवाल किया जाए तो उसका जवाब ज़ाहिर है यही है कि मुलाकात करें, वो आएँ, वो पाकिस्तान आएँ, वेलकम। लेकिन अगर जब वो क्वेश्चन ये आता है कि जी कहीं पे कोई तहरीक चलेगी या कोई उस किस्म की बदअमनी होगी, तो फिर उस सूरत में वो जो उसका आखिरी हिस्सा था कि गैर मुल्की या मुल्की या वो चीज़ें तो उसके बाद आएंगी। और वो एक ऐसा सरकमस्टांसिस होते हैं और ऐसी सूरत हाल होती है कि जिसमें मुल्की और गैर मुल्की का कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। हमारे सामने माजी की जितनी तहरीकें मौजूद हैं उसमें आप देखें, मैं इसी स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में और इसी सियासी जमात की बात कर रहा हूँ, उसमें तशद्दुद आया है। या तो हो कि कोई इनकार करे कि नहीं हुआ, जितने भी जो हैं, चाहे वो शुमाल से तहरीक ओरिजिनेट हुई, शुमाल से हमले हुए जो रवायती तौर पर शुमाल से ही हुआ करते थे, तो तब भी आप देख लें अगर कोई सूबाई सरबराह की तरफ से जो है वो एक जत्था या फोर्स तैयार होके आई सरकारी अपनी तमाम तर पैराफर्नेलिया के साथ, तब भी। और जब वो नहीं भी था, यानी 9 मई को देख लें, या फिर वो कहा जाता है कि जी 9 मई को दरमियान में ले आते हैं। 9 मई तो सिंबल बन गया है उस दहशतगर्दी का, उस बदअमनी का, उस फितना का, उस फसाद का। वो हुआ जैसे उसकी जो भी वजूहात थी, चाहे वो ए उसमें नहीं था या बी था, या बी कम था और सी था, या सी सोशल मीडिया पे था, बी फिज़िकली था, जो भी था, लेकिन वो वाक़यात तो हुए हैं। तो बेसिकली तो ये जितनी कॉशन या जितनी उस बारे में उस माजी के उन तजर्बात की रोशनी में गुफ्तगू की जाती है, वो तो उसी कंटेक्स्ट में था। वरना उससे पहले भी वो पाकिस्तान आए थे 2022 में प्रॉबली, और अब भी अगर आ जाते तो कोई क़यामत नहीं गिर जानी थी। लेकिन एक आप देखें कि इसका जो जिस तरीके से वाया यूनाइटेड स्टेट्स, यानी जहाँ से रजीम चेंज ओरिजिनेट हुई थी, जहाँ से रजीम चेंज के इल्ज़ामात लगे थे, फिर वहीं से हमायत लेने के लिए, इमदाद लेने के लिए वहाँ गए। और मुझे ये गुमान है कि शायद वो जो मतलूबा उनकी थी वहाँ पे जो भी चीज़ जो है वो राइप नहीं हो सकी, और वहाँ से उस किस्म की शायद इमदाद नहीं मिल सकी जो लंदन वापसी की वो वजह हो। लेकिन बहरहाल बुनियाद तो वही है कि ना कोई परेशानी इस बाबत थी, क्योंकि ज़ाहिर है जो वो सियासी जमात अगर वो इतनी बांझ हो जाए कि उसके तमाम वर्कर्स जो हैं, उसके तमाम लीडरशिप, उसके जितने अहदेदार हैं, और खुशकिस्मती से इस वक्त ज़्यादातर अहदेदार जो हैं वो जिनके हाथ में बाग दौड़ है वो कानून के पेशे से वाबस्ता हैं, बड़े बड़े कानूनदान हैं। तो इनके होते हुए अगर कोई सियासी जमात इस कदर जो है वो हो गई थी खस्ता हाल कि उनको कहीं से जो है वो फिर वो गैर मुल्की का लफ्ज़ तो आ जाता है, गैर मुल्की भी आ जाता है, उन स्पेसिफिक ख़ानदानों का जिक्र भी आ जाता है जहाँ पर वो जो है परवरिश और तरबियत पा रहे हैं,
तो वो अगर कोई जिक्र कर दे उस कंटेक्स्ट में या उन सवालात में, तो उनको आउट ऑफ कंटेक्स्ट जब कोट किया जाता है तो फिर ये जाहिर होता है, लगता है शायद, या ये तासुर उभरता है कि शायद कोई किसी किस्म के खदशात थे या किसी किस्म का तफक्कुर था। तो ऐसा ना था, ना होगा और ना हालात हैं। अगर प्रैक्टिकली भी आप उसकी रोशनी में, हालात की रोशनी में देख लें कि किस हद तक जो है वो, जब जमात खुद बाहमी सियासी तौर पर दस्तो गरेबान हो, खुद कोई डायरेक्शन ना हो, यानी आप देखें कि जिस तहरीक को 5 अगस्त को बामे अरूज पर पहुंचना है, उस तहरीक के भी जो बुनियादी खदोखाल हैं वो भी जाहिर नहीं हुए, कहीं पे कोई उसकी स्ट्रेटजी नहीं बनी, वो कैसे होगी, कहाँ से होगी, क्या होगी। तो अगर उसकी तमाम तर दारोमदार जो है वो किसी दूसरे बर-ए-आज़म के एक दूसरे मुल्क के दारुल हुकूमत से वो स्ट्रेंथ ड्रॉ कर रही थी, तो वो कम अज़ कम फिजल आउट हो गई है, इस बात से लगता है। मैं तहरीक कैसे चलेगी इस पे अली बुखारी साहब से पूछ के आपके पास ज़रूर आऊँगा राय साहब, कि आप इसको क्लोज़ कर सकेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। तहरीक का जो प्लान है उसके जवाब में आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा। लेकिन अली बुखारी साहब सर, ज़रूरी सवाल ये बनता है कि क्या हासिल हुआ कासिम और सुलेमान को। खान साहब के साहबजादे थे, एक बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे ब्रिटिशर्स के, वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने एक मखसूस लोगों से मुलाकात की जो इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में ट्वीट कर चुके हैं, फिर इमरान खान कह चुके हैं, तो वो उनसे मुलाकातें हुई। इसके अलावा कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं दिखाई दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओवरसीज़ चैप्टर कोई वेलकमिंग कंडीशन में दिखाई नहीं दिया। एक आध लोग थे जो उनके आसपास घूमते रहे, उन्होंने सारी जो है वो मुलाकातें की। तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि एक अनऑफिशियल ट्रिप था दोनों साहबजादगान का, कि जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वेलकम नहीं किया अमेरिका की सतह तक कम अज़ कम? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फाद आपका। देखिए फाद, बात यह है कि जो राय साहब ने बात की, उनसे आपने सवाल कुछ पूछा, वो किसी और एंगल पे निकल गए, और जो आपने मुझसे सवाल पूछा उससे पहले जो आपने तमहीद इतनी ज्यादा बांध दी, तो अब मुझे दोनों के जवाब देने पड़ेंगे जनाब, एंड आई होप आपके पास टाइम भी होगा। पहली बात तो ये है जी कि इमरान खान साहब के साहबजादे जो हैं वो अगर अमेरिका गए हैं तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तो नहीं गए, वो तो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गए और एज आ इमरान खान साहब के साहबजादा होने की तरफ से गए। तो पीटीआई ने उनको हर जगह ऑन किया, किससे आपको कह दिया ऑन नहीं किया, और उनकी बाहर जाके उनके पार्लियामेंटेरियन से, सेनेटर से, उनके प्रेसिडेंट के जो एडवाइजर्स हैं उनसे मुलाकातें हुई हैं। आज तक कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर की और सदर साहब की नहीं हुई अभी तक, वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि किसने इनको कह दिया कि या आपसे कह दिया कि वो पाकिस्तान में नहीं आ रहे, और पाकिस्तान में क्यों ना आए, जबकि उनके वालिद साहब पिछले 2 साल से जो है वो जेल के अंदर बंद हैं, कैदोबंद की सोबतें भुगत रहे हैं, और हम उस पैक्ट का हिस्सा हैं, उस पैक्ट के सिग्नेटरी हैं जिसको नेल्सन मंडेला रूल्स यूनाइटेड नेशन के कहते हैं, जो 2007 में हमने साइन किए उसके ऊपर, और उसके तहत अगर वो चीजें फॉलो नहीं हो रही, और इवन अदरवाइज हम 27 पैक्ट्स के यूनाइटेड नेशन के साथ सिग्नेटरी हैं जो ह्यूमन राइट से रिलेटेड हैं। तो जब भी ह्यूमन राइट से वायलेशन होती है तो ह्यूमन राइट्स को सारी दुनिया ऑर्गेनाइज करती है, आप, मैं या एक मुल्क या एक मिनिस्ट्री यहाँ पर बैठ के नहीं उसको ऑर्गेनाइज करती है, वो इंटरनेशनल एक सिनेरियो के अंदर होता है और इंटरनेशनली उसको टैकल किया जाता है। नंबर 2, हुकूमत तो सलमान या उनके दूसरे साहबजादे खान साहब के अभी आए नहीं है, लेकिन हुकूमत की टांगे तो कांप रही हैं। आप पिछले 1 हफ्ते से देख लें, इसके अलावा कोई और बात हो रही है किसी टॉक शो पे? तो आने का मकसद यही होता है कि जब आपके हुकूमत की में लर्जा तारी हो जाता है और वो ये समझना शुरू हो जाते हैं कि यार कुछ डिफिकल्टीज हो रही है, तो तभी बार बार डिस्कशन में आ रही है ना, नहीं तो कभी डिस्कस भी नहीं होना चाहिए था। और यही हुकूमत जो आज बैठ के कभी कहती है आए हम पकड़ लेंगे, कभी कहते हैं आएंगे तो गैर पाकिस्तानी होगा तो वो तहरीक नहीं चलाएगा, कभी कहते हैं आए तो बाप को मिल के चले जाएं। यार यही बैठ के इन्हीं की मादरत के साथ जो इनकी वज़ीर आला बैठी हुई है सो कॉल्ड, वो कहती होती थी अपने बच्चों को बुलाएं, अपने बच्चों को बुलाएं। जब वो आते हैं तो ये कहते हैं कि हम पकड़ के अंदर बंद कर देंगे। इनका तो कोई ना सारा है, ना पाँव है, ना दीन है, ना ईमान है, मादरत के साथ, निहायत अदब के साथ, कि इनको तो सिर्फ पावर कॉरिडोर में बैठना चाहिए। उसके लिए जितने भी ह्यूमन राइट्स गराज के हकूक वायलेट कर दिए जाएं, जितने भी प्रिजनर रूल्स के हकूक वायलेट कर दिए जाएं, जितने भी फॉर्म 47 की पैदावारों को अंदर बैठा दिया जाए असेंबली के अंदर जो इनिशियली हारे हुए, जितने भी झूठे हलफ को कुरान उठा लिए जाए, तो दे आर लीस्ट फॉर ऑल दिस। लेकिन ऑन द अदर साइड हम तो अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। हमारी तहरीक, जो तीसरा सवाल था आपका, उस पे मैं आ रहा हूँ कि जो आपने कहा तहरीक शुरू होगी, कैसे होगी, नुक्ता अरूज पे होगी, नुक्ता ज़वाल पे होगी, कब शुरू होगी? भाई तहरीक का मकसद होता है एक आइडियोलॉजी को लेकर आगे चलना। तहरीक तो हमारी वैसे
ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं आपको बताऊं तो ये अप्रैल 2022 से आज तक लगातार चल रही है और तरीके चलती ही ऐसे हैं। तरीके विद इन 1 फोर्टनाइट ना बनती है, ना बनाई जाती है, ना वो खत्म होती है। मैं आपको ढेर सारी एग्जांपल्स दे सकता हूँ। 1857 की जंग आजादी एक दिन में नहीं बनी, उसी की ऑफ शूट थी कि 1947 में जो पाकिस्तान और पार्टीशन की जो हमारी तहरीक चली, जंग आजादी वाली, जंग आजादी के बाद हमारी आजादी वाली ब्रिटिश साम्राज्य के सामने से, वो भी उसी तहरीक का हिस्सा थी और ये तहरीकें आगे चलती रहती हैं। यही तहरीक नेल्सन मंडेला ने एक दिन में नहीं चला दी थी, 27 साल जेल काटी थी उसने और वो 27 साल तहरीक चली थी। इसी तरह एमिली डिक्सन एक खातून थी जो इंग्लैंड में डर्बी में पिकिंग के घोड़े के आगे आ गई थी और उन्होंने अपनी जान दे दी थी। और किसके लिए? राइट ऑफ सफरेजिटी या राइट ऑफ वोट्स फॉर वुमेन और वुमेन के हकूक के लिए 1930 में। तो इब्राहिम लिंकन की आप थ्योरी देख लें उठा के, आपके करीब इमाम खमीनी को देख लें उठा के, जो कि 1964 में भी फ्रांस में थे और 15-15, 20-20 साल लगे। और इसी तरह का वहां भी जबर था, इसी तरह की वहां ताकत थी, इसी तरह का वहां पर अरूज था, लेकिन वो टाइम लगता है, उसके बाद होता है। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको मैंने इसलिए दी। इसमें कथा कलामी की मैं सर एक चीज और अर्ज कर दूं ना, मैं सिर्फ एक चीज आपको ऐड कर रहा हूं ताकि आप उसको भी फिर एड्रेस कर लें। सर आप लोग नाम जो देते हैं ना तहरीक के नुक्ता उरूज का, वो आप ये देते हैं कि ये आखिरी कॉल है, फाइनल कॉल है, यानी कि बस अब आप दे रहे हैं कि आरियां पार। सर ये जो आपकी कॉल्स हैं ये बताती हैं कि कोई शायद जो सूरत हाल है वो इख्तिताम की जानिब जारी, यानी कि तहरीक बस अब एक इनकलाब के अंदर तब्दील होने वाली है। तो इस वजह से जो है ना ये सवालात पैदा होते हैं। आप अगर कहें कि ये एक तहरीक है और ये चलती रहेगी जिस तरह से आप हवाले दे रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं है, तारीख भरी पड़ी है कि तहरीक कैसे चलती है, तो शायद सवाल पैदा ना हो। सर देखिए बात यह है कि तहरीक चलाई जाती है, हमारी तहरीक है सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारी तहरीक है रूल ऑफ लॉ की, हमारी तहरीक जो है वो ये फार्म 47 की हुकूमत के खिलाफ जो जाली तरीके से बैठे हों। हमने किसी और से आजादी हासिल नहीं करनी, हमने अपने मुल्क में कानून का नफाज करना है। इसलिए जब अपने मुल्क में आप तहरीक चलाते हैं तो कभी ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप अपने लोगों के ऊपर लाइव बुलेट मार दी जाएगी या अपने शहरियों को जो है वो कत्लेआम कर दिया जाएगा जो सिर्फ राइट ऑफ सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो जब इस तरह के हालात पैदा हो तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं और पॉजिटिव इफेक्ट्स तो हो ही नहीं सकते उसके। तो नेगेटिव इफेक्ट्स के साथ भी लोग अगर खड़े हुए हैं तो ये एक खतरे की घंटी है हुकूमत वक्त के लिए। ये उनके लिए एक सबक है, लेसन है कि आपने एक्सट्रीम पोजीशन ले ली, इवन एंड अदरवाइज लोग खड़े हुए हैं और आपकी पोजीशन ये है कि आप बगैर स्क्वाड के, बगैर गार्ड के, आपका कोई मिनिस्टर हो, आपका कोई भी हुकूमती अहदेदार हो, वो ना पब्लिक प्लेस पे जा सकता है, ना वो किसी मार्केटों में अकेला जा सकता है, ना वो किसी जनाजों पे अकेला जा सकता है, ना वो शादियों में जा सकता है। ये सूरत, ना वो गली में निकल के वॉक कर सकता है। ये सूरत हाल इसीलिए पैदा हुई है कि आप ये जो आपसे मुराद गवर्नमेंट जो है जो ये कर रही है, इसकी पॉलिसीज को अवामुन नास, पब्लिक एट लार्ज, 25 करोड़ अवाम नहीं मानती और जबरदस्ती की हुकूमतें कभी नहीं चलती हैं। याद रखिएगा ये मेरी बात। ठीक हो गया। मैं बुखारी साहब जरा राजा साहब से इस पे जवाब जरूर ले लूं। राजा साहब, आप गलियों में, बाजारों में आज़ादी के साथ घूम रहे हैं या आपको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि आप लोग जाली तौर पर मुंतखब हुए हैं और आप तो जा रहे हैं, आपको पजीराई नहीं है। जी बिल्कुल, हमने तहखाने बनवाए हुए हैं घरों के अंदर और उसके अंदर जो है मुक़य्यद हैं और छुप छुपा के जो है वो ना टीवी स्टूडियो जा सकते हैं ना कहीं और छुप छुपा के कहीं से कोई बयान जारी कर देते हैं। ये तो नक्शा कशी मेरे भाई ने इतनी ज़बरदस्त की। लेकिन मेरा एक सवाल का जवाब दे दें कि वो कौन सी दुनिया की तहरीक थी जिस पे रेड कारपेट बिछा के तो हुकूमतों ने कहा था कि आइए जनाब हम फूल भी निछावर करेंगे और खुशबुएं भी और के गुलाब भी रास्ते में उंडेलेंगे और आपको वेलकम करेंगे। तहरीकों में जब आप कानून को हाथ में लेते हैं तो कहीं डंडा भी चलता है, कहीं आंसू गैस भी चलती है। तो ये भी तारीखों का हिस्सा है। लेकिन जो आपने हुकूमत के लिए जो तफक्कुर की या परेशानी का एक सवाल किया था, वो आप खुद अब इससे अंदाज़ा कर लें कि अगर 1857 की चलने वाली तहरीक का जो नुक्ता वो है इख्तिताम वो 1947 में ही आना है तो फिर तो हुकूमत को बिल्कुल तफक्कुर नहीं होना चाहिए अगर ये प्लान यही है। लेकिन यहाँ पे तो सर पे कफन, लास्ट कॉल, बस अभी इसके बाद या मर गए या मार दो और आग लगा दो और दरख्त जला दो और जो यानी वाक़यात हुए
तो इन दो चीज़ों का आपस में हम आहंगी नहीं है, और यही वो कंपैटिबिलिटी का फुकदान है जो कि सियासी जमात में भी है। यानी आप देखें कि अभी फॉर्म 47 वालों के साथ आपने एक सीट बचाने के लिए अपनी जिसको कि हमने नहीं, तहरीक इंसाफ के खुद अपने वर्कर्स ने ATM करार दिया और कहा गया कि उस एक सीट के लिए इन्होंने और भी एक आध सीट कुर्बान करके और लेस प्रोपोर्शन के लिए फॉर्म 47 वालों के साथ बैठ के और बड़े बड़े फ़ख्र से उसका ऐलान किया कि हमने। तो ये जब वक्त आता है, यानी एक टाइम पे कोई डीजल होता है वो उसको किस अलकाबात से नवाजा जाता है, और फिर बैक वक्त किसी साहब ये तो पाकिस्तान की सियासत में हमेशा ही होता है ना राय साहब, ये तो हमेशा ही होता है ना। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ बैठ के भी लंदन में मिसाक जमहूरियत आपने किया, उससे पहले क्या कुछ होता है, तो पाकिस्तान की सियासत में आम सी बात है। इसमें ऐसा क्या अनोखा है कि जिसपे हम इन तहरीक इंसाफ को तनकीद करें? जी वो तो देखें ना, 1999 के उस मार्शल लॉ के कई बरस के बाद वो हासिल करदा सबक से जो है वो मिसाक जमहूरियत जो है वो निकला था। लेकिन मैं तो अब तो आसान मामला और ज़्यादा हो गया कि ज़ाहिर है ये तहरीक 2022 से चल रही है और ये अगले 100 साल तक चलेगी, तो तब तक तो फिर हुकूमत को तफक्कुर नहीं होना चाहिए। हमारे पास तो बड़ा महदूद सा टाइम है ये अगले, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ अली बुखारी साहब के पास जाने से पहले कि आप इस वक्त इत्मीनान की कैफियत में चले गए हैं, क्योंकि आपको पता लगा है कि बुखारी साहब जिस तहरीक का तस्करा कर रहे हैं वो तवील है। तो अब आप मुतमईन हैं, आप कासिम सुलेमान को आने देंगे और सारे मामला से मुतमईन हैं? नहीं, हमने तो पहले भी कोई रुकावट नहीं की थी। हमने तो सिर्फ एक बात का, वो भी किसी सवाल के जवाब में, शायद एक आध जगह मुझसे भी पूछा गया, और इसी तरह दीगर, चूँकि आप मीडिया का ये फ़र्ज़ भी बनता है कि वो आवाम को तमाम पहलुओं से जो है आगाह रखे कि ये होगा तो क्या होगा, तो आप अक्सर जो हैं वो एजम्पशंस पे सवाल जो हैं हमारे दोस्त करते हैं, तो उसके जवाब में ज़ाहिर कहा गया होगा कि अगर वो कानून हाथ में लेंगे या कोई ऐसी चीज़ होगी तो फिर वो एक नेचुरल आउटकम है, कहा जाए या ना कहा जाए, वो तो था। लेकिन इसके अलावा तो किसी ने उनके बारे में ठीक नहीं कहा, बल्कि हम तो। मैं राय साहब एक आखिरी सवाल मैं चाहता हूँ कि बुखारी साहब से ज़रा कंक्लूजन कराऊँ। बुखारी साहब, तहरीक जिसको चलाने की, या जो आप कह रहे हैं कि एक मुस्तकिल तारुक में है, जो 5 अगस्त की कॉल है उसमें क्या करने जा रहे हैं आप लोगों के पास, क्या प्लान है? आप ज़ाहिर है कि इंसाइडर आप ही दे सकते हैं, कहाँ पर जो है वो उसके लिए तैयारी हो रही है, क्या? देखिए यार, पहली बात तो ये है कि ये जो जैसे राय साहब बात कर रहे थे और बहुत तवील और ये और वो जंग आज़ादी होती थी, ये सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जंग है, ये रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, यहाँ पर हकूक की बात हो रही है, यहाँ पर जो है वो कोई टेरिटोरियल कब्जे की बात नहीं हो रही। यहाँ पर तो आपका सिंपल सी चीज़ है कि हम अपने हकूक की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान का हर शहरी ये बात कर रहे हैं। नंबर 2 चीज जो आपने बात कही कि आपको पता है कि ये तहरीक अनाउंस किसने की? ये तहरीक खुद इमरान खान साहब ने अनाउंस की, जो पैटर्न चीफ ऑफ दी पार्टी है, और लाया अमल भी उन्होंने ही देने हैं और उन्होंने ही बताना है। सो बात यह है कि ये जो कह रहे हैं इनको तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके आप किसी मिनिस्टर से पूछ लें, आप पिछले 10 दिन के प्रोग्राम उठा के देख लें, कासिम मुसलमान के अलावा उन्होंने बात ही कोई नहीं की। भाई डर होता है तो बात होती है, डर ना हो तो आपको बात ही नहीं होती। हमने तो कभी बात नहीं की। नवाज शरीफ साहब के 2 बच्चे आज तक किसी ने देखे भी नहीं, ठीक है, कि किधर है किधर नहीं, क्या करते हैं, क्या है, सब कुछ सबके सामने, कितनी पॉलिटिक्स है, कितने दिलेर हैं, क्या है क्या नहीं। सो ऑल दिस इज, क्योंकि वो उसके उनका कोई रोल नहीं है किसी जगह भी, उनके पास कोई पावर नहीं है, उनके पास किसी किस्म की कोई पावर से मुराद अवामी वो पजराई नहीं हासिल, जिनको पजराई अवामी हासिल होती है, जिनसे हुकूमतों को डर होता है, उन्हीं का जिक्र किया जाता है, उन्हीं पे क्वेश्चन किए जाते हैं, वही डिस्कशन का महवर रहते हैं और उन्हीं के बारे में गुफ्तगू शनीद की जाती है। सो आपने सारी सूरत हाल तो देख ही ली कि वो गए तो उनको किस तरह का सर तैयारी कैसी है दिया गया। अमेरिका के अंदर भी मैंने तो आपको खुली बात कही है कि आप मुझे बता दें, पिछले जब से ये नई ट्रम्प गवर्नमेंट आई, आपके वज़ीर-ए-आज़म सदर को उन्होंने बुलाया? अरे बाबा, आपको तो वो भी नहीं पूछते, आपके तो वज़ीर-ए-आज़म सदर से वो बात करना भी नहीं गवारा करते। डार साहब की अच्छी मसरूफियत नहीं रही अमेरिका में अभी, लोगों को गुज़िश्ता रोज सुने मुआहिदा भी होने वाला है, डार साहब की मसरूफियत तो अच्छी रही है वहाँ पे यूएसए में। लेकिन डॉर साहब की मसरूफियत अच्छी होती तो जब उन्होंने हमारे पावर कॉरिडोर को बुलाया था, वो दुनिया की सबसे बड़ी वो है गवर्नमेंट भी है, पावरफुल गवर्नमेंट भी है, उन्होंने अपनी सारी चीजें एक साइड पे रख के उन्होंने लंच भी दी, उन्होंने पावर कॉरिडोर से गुफ्तगू की। इनको तो उन्होंने पूछा ही नहीं, उनको पता है कि दे आर नथिंग, दे आर द रबर स्टैंप्स। ये तो फॉर्म 47 के तहत आए हुए, ना इनके पास अवामी ताकत है, ना इनके पास पावर है गवर्नमेंट की, जिनके हैं उन्हीं से बात की उन्होंने। इनकी तो ये बात है, वो एक फंक्शन में गए हैं किसी एक उसके अंदर जो डार साहब गए हुए हैं, वो कोई
प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के या डोनाल्ड ट्रंप के इनविटेशन पे नहीं गए हुए, ना ही उनके किसी डिनर पे लंच पे गए हुए, ना ही उनके किसी जो कैपिटल हिल है वहां से उनको कोई पैगाम वो था। वो तो एक गए वहां पर ट्रीटी के लिए जो एक फंक्शन हो रहा था, जो एक इजलास हो रहा है उसकी शिरकत के लिए गए, जिसमें और बड़े मुल्क वाले लोग गए हैं। बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वहां, तो प्राइम मिनिस्टर असल जो हमारा बैठे हुए फॉर्म 47 वाले, और सदर को किसी ने नहीं पूछा। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का अली बुखारी साहब। राजा कमरुल इस्लाम साहब आपका एक तस्सीम में ये करते जाऊंगे कि मुझे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मार्को रूबियो का एक ट्वीट मेरे पास मौजूद है कि जिसके अंदर वो इसाक डार के साथ जो मुलाकात हुई है उसको बहुत अच्छे अल्फाज से याद कर रहे हैं कि हमने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का दहशतगर्दी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए। बहरहाल सियासी राय है, हो सकता है मेरे देखने का जाविया किसी और तरह हो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अमेरिका ही चलते हैं, ज़रा साजिद तारड़ साहब से पूछते हैं कि मुलाकात कितनी बेहतर रही, कैसे रही। ब्रेक के बाद खुशामदीद। साजिद तारड़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तानी नज़ात अमरीकी सियासतदान है। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं लंबा आपसे कोई तमहीदी मामला नहीं करूँगा, मेरे लिए डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि कासिम और सुलेमान पे पहले आपसे तबसरा लूँ। लंदन पहुँच गए हैं, सुना पाकिस्तान ना आने का उन्होंने फैसला किया है, या इसाक डार साहब के दौरे के हवाले से बात करूँ तो मेरा ख्याल है पॉजिटिव चीज़ पे पहले गुफ्तगू करनी चाहिए। इसाक डार साहब का दौरा था सर, पजीराई हमें तो महसूस हुई है। मेरे पास ट्वीट है मार्को रूबियो साहब का जिसमें उन्होंने शुक्रिया अदा किया है पाकिस्तान का ताउन पे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, और तिजारत की बात भी की, और सुना ट्रेड डील भी पाकिस्तान के साथ जो है वो किनारे लगने वाली है। तो क्या देख रहे हैं आप सर, अमेरिका में क्या आवाज़ें हैं? देखिए, आवाजें 10 मई के बाद तब्दील हुई। आपने पूरी दुनिया को बताया कि हम एक जिंदा कौम हैं, हम अपने आप ना सिर्फ अपने आप का बल्कि उस रीजन के अंदर हम दुनिया को लीड करने की सलाहियत रखते हैं। 10 मई को आपने जब ये बावर करा दिया, उसके बाद आपने देखा है कि हर कंट्री, हर सुपर पावर के दरवाजे आप पे खुल गए। हमारे फील्ड मार्शल साहब का बड़ा कामयाब दौरा हुआ। अब इस फ्राइडे को लीजिए, जिस तरह हमारे इसाक डार साहब 40 मिनट की मीटिंग थी स्टेट डिपार्टमेंट में, बड़े पुरतपाक और तरीके से इस्तकबाल किया गया, और फिर जिस तरीके से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया कि किस तरीके से पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के लिए इतनी कुर्बानियां उस रीजन में दी हैं। उसके बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब इसाक डार साहब ने शुक्रिया अदा किया डोनाल्ड ट्रंप साहब का कि उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान भारत जो है, जो कि एक तीसरी आलमी जंग या एक एटमी जंग के धाने पर खड़े थे, और किस तरीके से उन्होंने उसमें किरदार अदा किया कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो सीज फायर की तरफ गए। तो मैं समझता हूं ये, बल्कि इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल जो है वो चाइना में है, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर वॉशिंगटन डीसी में है। आप इस वक्त अपनी सफारती रिलेशनशिप के लिहाज से मैं समझता हूं कि बुलंदियों को टच कर रहे हैं। द वर्ल्ड इज योर्स इन द फ्यूचर। आप प्रूव कर रहे हैं कि आप उस रीजन में पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान का इंटरेस्ट बल्कि उस रीजन में अमन के लिए, दहशतगर्दी के लिए आप एक किरदार अदा कर सकते हैं। आप अमेरिका चाइना पार्टनरशिप जो इन दोनों के दरमियान एक ब्रिज बन सकते हैं, और वो हो रहा है। फील्ड मार्शल साहब का चाइना में होना और हमारे फॉरेन मिनिस्टर का मार्को रूबियो से मिलना, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है सफारती लिहाज से। और मैं बल्कि इसके आपकी इस वक्त करंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको मुबारकबाद दूंगा, और मैं समझता हूं कि इन द फ्यूचर पाकिस्तान विल प्ले अ वाइटल रोल इन दैट रीजन। सर, हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान गेम में वापस आ गया है कि जब हम काफ़ी अरसे से महसूस कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो आइसोलेट था, ख़ास तौर पर सफारती मामलात के अंदर, और अमेरिका के साथ ताल्लुकात तो शायद निचली तरीन सतह के ऊपर हमारे थे। तो अब हम कह सकते हैं कि हम रिवाइवल की तरफ हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसका एक एतमाद का रिश्ता बहाल हुआ है। देखें, आपके हालात क्या थे? आपके हालात ये थे कि आप 3.5 साल 4 साल आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो फोन साथ लेके घूमता रहा कि शायद कॉल आ जाए। कॉल आपकी ना आई। फिर उसके बाद डेविड लू का ड्रामा रचाया गया, फिर साइफर का ड्रामा रचाया गया, फिर बार बार जलसे कर करके कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी अमेरिका ने की है, अमेरिकन एम्बेसडर इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीजें आप अंदाजा लगाएं कि स्टेट डिपार्टमेंट को आंखें बंद करके तो नहीं बैठा था ना, वो भी देख रहे थे कि ये
पाकिस्तान एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स के ऊपर बच्चों को एक गलत ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि उस दौर को और आज के दौर को मैं जिस तरह आपको बता रहा हूं कि एक विद इन 2 और 3 मंथ्स, अभी 2 महीने हुए हमारे फील्ड मार्शल साहब यहां से गए हैं, 1 महीना हुआ है, और उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर साहब का मार्को रूबियो से मिलना, और उसके बाद मैं समझता हूं कि तकरीबन 25 दफा के करीब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर चुके हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक एटमी जंग जो है उनके कहने पे रोकी। तो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान ना सिर्फ बैक इन द गेम, लीडिंग द गेम। मैं समझता हूं कि उस रीजन के अंदर अब आप देखें, आप अजरबैजान में डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट टर्की के साथ मिलकर कर रहे हैं, हमारे आर्मी चीफ साहब श्रीलंका जाएंगे, उसके बाद आप देखें किस तरीके से सऊदी अरेबिया के साथ आपके रिलेशनशिप। तो मैं ये समझता हूं कि आप ना सिर्फ यू आर बैक इन द गेम, यू आर लीडिंग द गेम उस रीजन के अंदर, जो कि बड़े अरसे से नहीं हो रहा था, वो आज हो रहा है। अच्छा तार साहब, एक छोटा सा बस मैं चाहूंगा कि आप इस पर जरूर कमेंट करें। आप डोनाल्ड ट्रंप साहब को बड़े करीब से जानते हैं, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब किसी लॉबी के इन्फ्लुएंस में आके या सिर्फ बात से बात निकालने के लिए बार बार ये तस्करा करें कि उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग रुकवाई, फिर उन्हें अब ये भी बता दिया कि हिंदुस्तान के 5 तैयारे गिरे, तो हिंदुस्तान और उससे मुतालिक लोग जो हैं वो एक तासुर ये पैदा कर रहे हैं कि बस वो डोनाल्ड ट्रंप साहब तो वैसे ही इस तरह की बातें करते हैं और मतलब उसका कोई सर पैर नहीं होता, उसका कोई सब्सटेंस नहीं होता। तो आप तो उनकी कैंपेन माजी में चला चुके हैं, तो आप क्या फील करते हैं कि ट्रंप साहब बस ऐसी हवा में बात करते हैं? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल ऐसे नहीं। दर हकीकत मैंने तकरीबन 15 साल से ज्यादा पीरियड हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप साहब की 3 कैंपेन्स के अंदर मैं इन्वॉल्व रहा हूं, उनके साथ काम करता रहा हूं, उनके साथ ट्रैवल करता रहा हूं। आज मैं ये बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक अमन पसंद लीडर हैं, और वो हमेशा, मैं ये बिल्कुल सही बात कर रहा हूं कि वो जंगें नहीं चाहते, वो जंगें बंद कराना चाहते हैं, हमेशा एंटी वार और अमन पसंद लीडर रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से वो टैरिफ के जरिए जंगों का इदाफ हासिल करना चाहते हैं। इन सर्कमस्टांसेस में वो बार बार इस चीज का जिक्र करते हैं कि उन्होंने तीसरी आलमी जंग को रोका है, और फिर आपने किस तरीके से उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए आपने नॉमिनेट किया, और वाकई ही इस वक्त बार बार वो इस चीज का क्रेडिट भी लेना चाहते हैं। और वाकई ही अगर देखा जाए तो जब से वो व्हाइट हाउस पे आए हैं, गाजा के बारे में वो एक्टिव हैं, यूक्रेन के बारे में एक्टिव हैं, जो जंगें उन्होंने इनहेरिट की हैं उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरीके से, इसी रेफरेंस के साथ पाकिस्तान भारत के दरमियान जो एक जंग थी, जो एक पाकिस्तान के ऊपर एक जंग मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही थी, उसको उन्होंने रोका है, और उसी का वो बार बार जिक्र करते हैं। और दूसरा, मेरे ख्याल में जो मैं जो समझता हूं पर्सनल, कि जिस तरीके से इस वक्त मोदी एडमिनिस्ट्रेशन बार बार उनको सनब करती है कि हमने उनके कहने पे ये नहीं रोका, मेरे ख्याल में दैट इज बॉदरिंग हिम एट द सेम टाइम। क्योंकि अगर देखा जाए तो मोदी साहब बार बार कहते हैं कि मैं 56 इंच की छाती रखता हूं। अगर उनकी 56 इंच की छाती है तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की भी 58 इंच की छाती है। वो किस तरह बर्दाश्त कर सकते हैं कि एक आलमी जंग उन्होंने रोकी हो, लेकिन एक कंट्री बार बार उनकी इस बात को मुस्तरद कर रहा हो। ठीक होगी। अच्छा, अब आ जाए जरा सर, कासिम और सुलेमान आपकी नगरी में जो है वो घूम रहे थे, उन पर बड़ी तरह मुख्तलिफ तरह की तनकीद भी हो रही है। हम सिर्फ अगर स्पेसिफिक रहें कि जिन लोगों से उनकी मुलाकात हुई, उसका कोई अमरीकी सियासत में इन्फ्लुएंस आएगा मुस्तकबिल में? उनका एक ख़ास एक नैरेटिव था कि पाकिस्तान में खान साहब को जो है वो जेल में सहूलियात नहीं मिल रही, तो क्या वो वहाँ पर बिक सकेगा, बाय हो सकेगा? उनके दौरे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम ने किस तरीके से अंगेज़ किया कि सुना है कि वो भी कोई लिफ्ट नहीं करा रहे थे, वो कहते ठीक है आए हैं, अपना काम करें और निकल जाएँ। क्या सर तीनों सवालात के जवाब हैं? इन तीनों सवालात के जवाब उनके मैं वालिद की एक लैंडमार्क फिक्रे से करूंगा, एब्सोल्युटली नॉट। उसकी वजह ये बताऊंगा मैं कि ये लेने क्या आए थे। एक तो ये पाकिस्तान के एजेंडे पे नहीं आए थे, ये गोल्ड स्मिथ बच्चे हैं। इनके वालिद साहब ने आज तक इनको एक सिंगल डॉलर या सिंगल पाउंड ना भेजा है, ना भेजने की सलाहियत रखते हैं, ना इनको अपने अल्फे वफादारी पे बुलाया, और ना जितना अरसा वो प्राइम मिनिस्टर रहे ना वहां पे गए। और बल्कि ये वालिद साहब उनके तीसरी शादी कर चुके हैं उनकी मां को छोड़ने के बाद। तो उनके इश्क इमरानियत में इतने पागल क्यों होंगे? हाँ, ये क्या लेने आए थे?
गोल्ड स्मिथ के बच्चे जो हैं ये इजराइल के एजेंडे पर आए थे, और इजराइल का एजेंडा क्या है? इजराइल और भारत का एजेंडा ये है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। पाकिस्तान जो इस वक्त लीडिंग पोजीशन में है वहां से निकाला जाए, अंदरूनी इंतशार को शुरू किया जाए, और जिसका ड्रामा किस तरह इन्होंने सजाया, बनाने की कोशिश की। मैं स्क्रिप्ट बताने की कोशिश करता हूं कि यहां से 100 कांग्रेसमैन और सेनेटर जहाज में बैठ के जाएंगे, 50 साथ इंटरनेशनल मीडिया के लोग सैटेलाइट फोन लेकर जाएंगे, पेशावर में जाके जहाज लैंड करेगा, 10 लाख लोगों का समंदर लेकर हम लोग इस्लामाबाद पे हमला करेंगे। ये तस्वीर ड्रा की गई थी। क्या इसकी इजाजत दी जाएगी? एब्सोल्युटली नॉट। उसकी वजह ये है, और दूसरा इनका मकसद क्या था? चंदा इकट्ठा करना। इनके वालिद साहब की स्पेशलिटी क्या है? सारी जिंदगी उन्होंने कोई काम नहीं किया सवाए चंदा इकट्ठा करने के। तो अल्टीमेटली डीएनए के लिहाज से वो बीमारी भी इनको है। यहाँ पे चंदा इकट्ठा करने आए थे और बिल्कुल वही किया गया। मैं हमेशा कहता हूं चंद बीमार डॉक्टर जो कि खुद बीमार हैं, वो इनको साथ ले लेके घूमते रहे, खाबे खाते रहे। आपने देखा होगा कि खाने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। जिन कांग्रेसमैन से वो मिले उनमें 95% डेमोक्रेट थे, और आजकल गवर्नमेंट किसकी है? रिपब्लिकन पार्टी की है। सवाए सबसे बड़े किसी अपने अजीज से मिल सके वो रिचर्ड गर्नैल साहब थे, जिनका पोर्टफोलियो साउथ अमेरिका है, उनका साउथ एशिया नहीं है। और दूसरा, मैं सवाए फोटो ऑप सेशन के 2 दिन के अलावा कुछ भी अचीव नहीं किया गया। चंदा इकट्ठा करने के लिए पीटीआई के जो बंदे यहाँ पे बच्चे बैठे हैं जो गुमराह हो चुके हैं, उनको एक नए ट्रक के बत्ती के पीछे वो लगाने आए थे, जिसमें वो नाकाम रहे हैं। इनसे अच्छा तो मैं, और दूसरा पीटीआई का जो डायस्पोरा है अमेरिका का, बल्कि उन्होंने भी रिजेक्ट किया। उनके अंदर भी डिवीजन थी, वो भी इनके पीछे पूरे तरीके से नहीं गए। इससे पहले जुल्फी बुखारी साहब आए, उस पे उन्होंने अलग अपनी डिवीजन का इजहार किया, अपने ट्वीट किए उन्होंने। तो दर हकीकत अब ये पार्टी जो है आखिरी सांस ले रही है। लोग इनको रिजेक्ट कर चुके हैं। लोग अब नए पाकिस्तान के लिए खुश हैं। उन्होंने अपने एतमाद का इजहार किया। यहाँ पे हमारे आर्मी चीफ साहब जब आए थे वॉशिंगटन डीसी में, तो 500 से ज्यादा पाकिस्तानी डायस्पोरा पूरे अमेरिका से इकट्ठा हुआ, और उन्होंने इनकी कॉल को रिजेक्ट किया। मैं एक और दूसरी मिसाल देना चाहूंगा। आप इस महीने की अपनी रेमिटेंस देख लें जो बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भेजी है। आपको इसी से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि जो ये तासर कायम करते थे कि ओवरसीज पाकिस्तानी दे आर डाइंग फॉर देम और इश्क इमरानियत में पागल हैं, दैट जो नैरेटिव था इनका, वो बिल्कुल रिजेक्ट हो चुका है, और उसकी मिसालें मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब, आके वक्त नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही याद दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।